नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता होने के नाते कुछ अधिकार मिले होते हैं, चाहे वो सुरक्षा का अधिकार हो, उनकी जानकारी के स्तर पर मिला अधिकार हो, उनके चयन से संबंधित अधिकार हो या शिकायत या उनको कानूनी सहायता के रूप में समर्थन मिलने का अधिकार हो। ये अधिकार उपभोक्ता को उसके बाजार तक उसकी पहुंच को सुगम बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन हाल में कई ऐसी घटनाएं देखी गई जिसमें उपभोक्ता के इन अधिकारों का हनन हुआ। कुछ इसी प्रकार का एक मामला है। अक्सर आपने सुना होगा कि आप जब किसी शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने जाते हैं और वहां पर खरीदारी करने के बाद जब बिलिंग के समय आपको किसी भी पॉली बैग को या किसी अन्य बैग को आपको देने पर उस पर एक मनमाना शुल्क लगाया जाता है। तो आज इसी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आए हैं। परीक्षा के लिहाज से भी वो महत्वपूर्ण है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी वो महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये संदर्भ, कैरी बैग पर शुल्क लेने पर क्या कहता है कानून। आज इसी टॉपिक के अंतर्गत हम इस पूरे संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखें कि किन बिंदुओं के अंतर्गत इस खबर को हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे खबर क्या है जिसके अंतर्गत फिर ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है, फिर चर्चा में क्यों है उसको देखने के साथ इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे कि आखिर कब से ये मामला तूल पकड़ा, कानूनी रूप से ये उलझा हुआ हमें प्रतीत होता है। फिर खुदरा विक्रेताओं का पक्ष क्या है, उनका क्या कहना है जिसके आधार पर वो लगातार कभी न कभी इसका उल्लंघन हमें देखने को मिलता है। साथ में क्या खुदरा व्यापारी ले सकते हैं शुल्क या नहीं ले सकते हैं, इस पहलू को हम समझेंगे और अंत में होती है हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की, उसकी ओर चलेंगे और आपको बताते चलें कि जीएस प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से यह संदर्भ आपकी परीक्षा में भी सहयोगी साबित होगा। बात अगर खबर की करें तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, कैन रिटेलर्स चार्ज यू फॉर कैरी बैग्स, व्हाट कंज्यूमर कोर्ट ऑर्डर से। अब क्या वो कैरी बैग्स के लिए आप पे चार्ज लगा सकते हैं और क्या कहता है इस पे कंज्यूमर कोर्ट, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में दिल्ली में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उसके पास एक मामला गया और उसमें क्या हुआ कि लाइफ स्टाइल नाम की एक कंपनी है, उसके ऊपर उसने 3,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना क्यों लगा? क्योंकि उसने जो पॉली बैग दिया उस या जो भी बैग दिया, पेपर बैग दिया, उस बैग के नाम पर उसने कुछ मनमाना शुल्क वसूल किया, जिसके आधार पर यह जुर्माना उसके ऊपर लगाया गया। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले प्रकाश में आए हैं। अगर बात करें तो यह मामला बेंगलुरु का था। इससे पहले देखें तो वहां की एक कंपनी आइकिया, उस पर भी 3,000 का जुर्माना लगाया जा चुका। और यहां भी देखेंगे आप, जनवरी में चंडीगढ़ में एक स्टोर उपभोक्ता ने न्यायालय द्वारा जब न्यायालय की शरण लेता है तो इस पर 26,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाती है। फिर इस तरह आप देखेंगे कि ये इस तरह के कई मामले आते रहते हैं। कई बड़ी नामी गिरामी कंपनियां इस तरह के मामले में फंसती हैं, उनके ऊपर लगातार जुर्माने लगाए जाते रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में यह मामला होने के बाद दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा जब यह पेनाल्टी लगाई गई तो फिर से यह मामला प्रासंगिक होता है। खुदरा विक्रेताओं का अपना अलग तर्क है। वो कहते हैं कि कोई भी कानून उनको इस तरह के शुल्क लेने से नहीं रोक सकता है। अब ऐसी स्थिति में एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। इस द्वंद्व को हम समझेंगे कि वास्तव में कानून क्या है, क्या सही है और आप भी इस आधार पर क्या निर्णय ले सकते हैं, किससे इस तरह की अगर आपके साथ घटना होती है तो आपका स्टैंड क्या होना चाहिए। बात अगर एक पृष्ठभूमि की करें तो सबसे पहले इसकी जड़ें हमको 2011 में दिखाई देंगी, जब प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम आया। हुआ यह कि इस समय प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हैंडलिंग रूल जब लागू हुआ 2011 में, तो इसमें प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी और इसके तहत प्लास्टिक का उपयोग कम करने की बात हो रही थी। पर्यावरण में प्रदूषण को रोकने के लिए ये कदम हर क्षेत्र में उठाए जा रहे थे कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। ऐसे में जो खुदरा विक्रेताओं द्वारा कैरी बैग दिए जाते थे, उनमें साफ साफ उनको निर्देश दिया गया कि आप कोई भी कैरी बैग बिना शुल्क के नहीं देंगे। अर्थात अगर कोई आता है, हमको कैरी बैग अगर पैसा देके अदा करना पड़ेगा तो मतलब हम उस प्लास्टिक के प्रयोग से हतोत्साहित होंगे, कम से कम प्रयोग करना चाहेंगे। कोई भी पैसा देके किसी चीज का प्रयोग अमूमन नहीं करना चाहता है। हमारी अगर मुफ्त में मिलने की आदत होती है तो उसका इस्तेमाल ज्यादा होगा। तो उसको हतोत्साहित करने के लिए यह बात कही गई, विशेष रूप से प्लास्टिक बैग के लिए यह बात कही गई थी। लेकिन अब ऐसे में इस बात का न तो नियमों में उल्लेख था, न ही स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि इसका केवल प्लास्टिक को हतोत्साहित करना उद्देश्य है। इसका फायदा उठाया रिटेलर्स ने और उन्होंने क्या किया कि जब कागज और कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल शुरू हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ प्लास्टिक के थैलों की जगह,
तो उस पर इन्होंने अपनी मनमानी कीमत लेनी शुरू की, जबकि ये व्यवस्था सिर्फ लगाई गई थी प्लास्टिक बैग के लिए। साथ ही आप देखें तो जो नागरिक निकाय हैं, अर्थात जो नगर निकाय हैं, इस तरह के अन्य नागरिक निकायों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इसका जो मूल्य है वो भी आप निर्धारित करेंगे। ऐसा नहीं है कि मनमाना मूल्य वसूला जाएगा। अगर छोटे बैग हैं, छोटे साइज के बैग हैं, तो उसके लिए 3 रुपए, मध्यम साइज के हैं तो 5 रुपए, और बड़े बैग हैं तो मैक्सिमम 7 रुपए तक आप ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर वसूली की जाती है तो वो कानून सम्मत नहीं होगा। इस बात का भी यहां पर उल्लंघन हमको काफी देखने को मिलता है। अब देखिए, इस लागत को लेने का उद्देश्य क्या था? इस लागत को लेने का उद्देश्य ये था कि जो अपशिष्ट प्रबंधन की लागत है, उसमें जो घाटा हो रहा है, जो हानि हो रही है, तो उस अपशिष्ट प्रबंधन में जो खर्च होगा उसको यहां से वसूला जाए। इस लिहाज से ये एक फिक्स प्राइस ये तय किया गया कि इतने तक लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, वो आपके सामने है। इसका रिप्लेसमेंट तो हुआ, लेकिन कीमतें मनमानी वसूली जाती रही। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद 2016 में इस नियम में संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की गई कि जो कैरी बैग का स्पष्ट मूल्य निर्धारण खंड है वो इसमें जोड़ा गया। क्या था? तो स्पष्ट मूल्य निर्धारण खंड का मतलब ही है कि जो खुदरा व्यापारी हैं, वो उनको ये कहा गया कि आप जो है जिम्मेदार हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क आपसे लिया जाएगा, क्योंकि आप कीमतें लेके प्लास्टिक के बैग दे रहे हैं, तो आपसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क लिया जाएगा। और साथ ही आपको दुकानों के बाहर अपने नोटिस लगानी पड़ेगी कि आप प्लास्टिक बैग केवल भुगतान पर ही देते हैं। हालांकि इसका भी कुछ विशेष फायदा नहीं निकला, बहुत स्पष्टता यहां भी नहीं थी। पेपर बैग के लिए यहां पे भी कुछ नहीं कहा जा सका। 2018 में फिर से एक और संशोधन आता है, और वहां पर 2016 के संशोधन को हटा दिया गया, पूरे खंड को ही समाप्त कर दिया गया। हालांकि यहां भी पेपर और कैरी बैग के लिए कोई स्पष्टता नहीं थी, व्यापक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया कि कितनी यहां पर प्लास्टिक बैग के लिए क्या रूल रेगुलेशंस हैं और क्या हमारे पेपर बैग के लिए हैं। अब ये इसके मूल की बातें हैं। बात यह है कि क्या कहते हैं खुदरा विक्रेता, उनका अपना क्या तर्क है, उसको हम पहले समझ लें, तब हम समझते हैं मूल नियम की तरफ चलेंगे कि हाल ही में जो अलग अलग निर्णय आए हैं उसके माध्यम से हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। खुदरा व्यापारियों का अपना तर्क है। उनका यह कहना है कि जो कैरी बैग है मुफ्त में देने के लिए कोई भी कानून नहीं है कि हम मुफ्त में दें, हम उससे पैसा लेते हैं। ये हम मतलब किसी कानून, हमको कोई कानून रोकता नहीं है पैसा लेने से, अर्थात वो इसको कानून सम्मत मानते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम है, उस नियम की अगर बात करें तो सभी प्लास्टिक कैरी बैग की बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई है। उसमें ये कहा गया है कि जो मोटी प्लास्टिक है, अर्थात जो 120 माइक्रोन से पतले हैं, उस पर तो रोक है, 120 माइक्रोन से मोटी प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं है। तो इस आधार पर उनको, हम अगर उनका इस्तेमाल लोगों को बेचते हैं तो वो ठीक है, जायज है। साथ ही ये कहा कि पैसे वसूलने पर दुकानों पर कोई रोक नहीं है, इसके लिए कहीं कोई स्पष्टता नहीं है। अब देखिए, इसी अस्पष्टता का लाभ अभी तक उठता रहा। फिर क्या हुआ, एक और तर्क देते हैं प्रदूषक भुगतान का। इनके अनुसार, इनका यह कहना है कि जो व्यक्ति प्रदूषण फैलाएगा उसके ऊपर यह शुल्क लगाया जाना प्रदूषक भुगतान नियम के तहत ठीक है। मानव स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर जो अव्यवस्था फैल रही है उसका कारक ये मानते हैं ग्राहकों को। ये कहते हैं ग्राहकों की वजह से ही जो प्रदूषण है वो फैल रहा है, और इस आधार पर खुदरा विक्रेता अगर शुल्क लगा रहा है तो प्रदूषक भुगतान नियम के तहत जो है वो ठीक है। साथ ही प्रबंधन की लागत को वहन कौन करेगा? ऐसे में जो प्रदूषण फैला रहा है अर्थात ग्राहक, ये इसको वहन करेगा। तो ये इनके अपने तर्क हैं। अब आते हैं मूल बात पर कि क्या खुदरा व्यापारी कानूनी तौर पर ले सकते हैं शुल्क। अब आपको भी इसको जानना आवश्यक है। इसकी मेन बात को हमको समझना जरूरी है कि जो उपभोक्ता हैं उनको अगर पहले से सूचित आप नहीं कर रहे हैं। अमूमन हमें क्या होता है कि जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमें बिलिंग काउंटर पर कहा जाता है कि हमें इस बैग के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा, जबकि नियम यह कहता है कि अगर पहले से आपको सूचित नहीं किया गया है और उसके लिए शुल्क आपसे लिया जा रहा है तो यह गैर कानूनी है। इसके लिए आपको दुकान में जाने से पहले, उस प्रवेश करते हैं उसी समय बताया जाना चाहिए, ताकि आप ये निर्णय ले सकें। आपकी निर्णय की जो स्वतंत्रता होती है, उपभोक्ता का जो अधिकार होता है कि वो चयन की स्वतंत्रता होती है, आप उस दुकान का चयन करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहले से बताया जाना एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
आप लाइफ स्टाइल केस में देखेंगे जो दिल्ली उपभोक्ता अदालत ने कहा, उसने यही कहा कि जो भुगतान प्रक्रिया के दौरान कैरी बैग शुल्क आपने लिया है, जानकारी प्रदान करना उस समय गलत है, आपको ये जानकारी पहले देनी चाहिए थी, इस लिहाज से ही उनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। दूसरी बात आप देखें कि उपभोक्ता के किसी विशिष्ट आउटलेट को चुनने या न चुनने की जो स्वतंत्रता है उसका इन्होंने हनन किया, ये भी एलिगेशन दूसरा लगा इनके ऊपर। अब देखिए यहां पर जो निर्णय लेने का उपभोक्ता का अधिकार है वो प्रभावित न हो, इस कारण ये पहला क्लाज है, इसको आपको समझना जरूरी है। हैदराबाद उपभोक्ता अदालत ऐसे ही 2021 में मामला हुआ, उसमें भी क्या निर्णय निकला, तो उसमें देखिए उसने कंपनी ने कहा कि बैग पर अगर कंपनी का लोगो है, अगर आपने बता दिया कि फला कंपनी का थैला उस पर लोगो लगा है, उसकी पहचान चिन्ह लगे हुए हैं, तो वो निःशुल्क ही मिलेगा। अगर उसके लिए आपसे कोई पैसा लेता है तो वहां पर आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये कानून सम्मत नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी दशा में अगर बैग पर कंपनी का लोगो लगा है तो उसको निःशुल्क ही मिलना है, बिना लोगो के जो ग्राहकों को पूर्व सूचना और सहमति से अगर कोई चीज दी जाती है, मतलब अगर एक तो लोगो है, लोगो लगा है तो फ्री में आपको लेना है, लेकिन अगर लोगो नहीं लगा है तो ऐसी दशा में दो शर्तें और हैं। उसमें पहली शर्त यह है कि ग्राहकों को पहले से आप सूचना दीजिए, और दूसरी शर्त यह है कि ग्राहक अगर सहमत है इस चीज से तब फिर आप शुल्क ले सकते हैं। सहमत का मतलब यह हुआ कि हम इस पर शुल्क लेंगे, हम लेते हैं, हमारे यहाँ की ये परिपाटी है, तो ग्राहक अगर चयन की सुविधा है, वो चाहे तो आपके यहाँ सामान की खरीदारी करे, ना चाहे तो दूसरी जगह करे, लेकिन उसकी अनुमति के बिना आपने चुपके से शुल्क लगा दिया और बिल के समय उससे भुगतान ले लिया, तो ये गलत है, यहां भी ये परिपाटी ठीक नहीं है। साथ ही चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण में एक मामला और देखने को आया, उसमें भी इस बात को दोहराया गया कि जो पेपर बैग की कीमत के बारे में उपभोक्ता को पहले से सूचना नहीं देने की प्रथा है, बिलिंग काउंटर पे जो ये बात बताई जाती है वो कहीं ना कहीं मनमाना है, इसलिए इसको ठीक नहीं माना गया है, ये कानून सम्मत नहीं है। आप उस समय अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं कि आपने पहले इस बात की सूचना क्यों नहीं दी। आगे अगर हम देखें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसको भी जानना आवश्यक है, इसके अंतर्गत क्या सुविधाएं हमें मिलती हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्तमान में 2019 का नियम है, जिसके एवज में सारी चीजें चलती हैं, उपभोक्ता का जो अधिकार है उसकी रक्षा होती है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं हम देख लें एक नजर में कि उत्पाद दायित्व में हमारे पास जितने भी उत्पाद हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें जो निर्माता है उसका या विक्रेता है या जो सेवा हमको दे रहा है किसी भी वस्तु का या सेवा का, उससे संबंधित कोई भी अगर क्षतिपूर्ति है, उसमें अगर कोई चीज हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ ठगी हो रही है, तो उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। आपको पूरा उसका जितना भी आपका उसमें लॉस हुआ है वो लॉस आपको दिया जाएगा। यहां पर यह भी एक सिस्टम होता है कि अगर आप अपनी क्षतिपूर्ति किसी इस प्रकार के न्यायालय के शरण में जाते हैं तो वहां पर आपकी जो कानूनी खर्चे होते हैं उसको जोड़ के भी क्षतिपूर्ति देने का प्रोविजन किया गया है। साथ ही इसमें त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र बनाया गया है जिसको फोरम कहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, तीनों ही लेवल पर होता है। जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है ताकि उपभोक्ताओं के मामलों को जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सुलझाया जा सके। साथ ही शिकायत का एक समयबद्ध निपटान करने की कोशिश की गई है। इसमें दो चीजें बताई गई हैं कि यदि वस्तु या सेवा कोई भी चीज ऐसी है जिसके विश्लेषण की जरूरत है या उसमें परीक्षण करने की जरूरत है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसकी जरूरत है तो 5 महीने, और अगर विश्लेषण या परीक्षण की जरूरत नहीं है तो नोटिस के 3 महीने के अंदर इस प्रकार के मामले का निपटान कर दिया जाएगा। इसके अलावा शिकायत पर निर्णय लेने का प्रयास इन महीनों के अंदर, 3 और 5 महीनों के अंदर करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने के लिए भी एक सक्षम व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके तहत आपको पता है कि केंद्र सरकार द्वारा ई दाखिल पोर्टल बनाया गया, जहां आप उपभोक्ता अपने से जुड़े किसी भी वस्तु या सेवा से संबंधित शिकायत को दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन। मध्यस्थता का एक मार्ग भी है। ऐसी दशा में क्या होता है कि जब अधिनियम में दोनों पक्ष हैं, अगर क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच में कोई विवाद होता है, तो ऐसी दशा में दोनों की सहमति से एक मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को निपटाने की कोशिश की जाती है। इससे क्या फायदा होता है कि जो समय है और धन है उन दोनों की बचत होती है और जो लंबित मामले हैं उनको भी कम करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविजन हैं, लेकिन जो मुख्य प्रोविजन है 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में वो आपको बताए गए। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की है, तो आइए चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ।
प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च या 25 मार्च। तो उम्मीद है आपको संदर्भ समझ में आया होगा। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।